अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान ने फौरी तौर पर एक मुश्किल पर काबू पा लिया है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को शिकस्त से दोचार कर दिया है, लेकिन अब भी ईरान एक मुश्किल से दोचार है, एक बहरान से गुज़र रहा है, और वो है मोसाद का मजबूत नेटवर्क ईरान में पाया जाना, या ईरान में बड़े पैमाने पर जासूसों का पाया जाना जो इसराइल के लिए जासूसी करते हैं। रोज़ाना ईरान की मीडिया में ये खबर आती है कि आज 10 जासूस को पकड़ा गया है, कभी 15 को पकड़ा गया है, कभी 20 को पकड़ा गया है, और ये तमाम लोग मोसाद के एजेंट हैं या इजराइल के जासूस हैं, इजराइल को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। कई एक को फांसी भी दी गई है, उनको तख्तेदार पर लटकाया गया है, लगातार जेल भेजा जा रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला है कम नहीं हो रहा है। और अब खबर ये सामने आई है कि ये जो मोसाद के एजेंट हैं ये यूरेनियम की तलाश में लगे हुए हैं, क्योंकि ईरान ने अब लगातार ये दावा किया कि अमेरिका के हमलों की वजह से या इजराइल के हमलों की वजह से ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे जारी रहेगा, ईरान इससे पीछे नहीं हटेगा। इंटरनेशनल मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम अभी मौजूद है कि उससे वो 10 एटम बम बना सकता है। और अगर इस खबर में सच्चाई है तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों की बदतरीन हार है, उन दोनों के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा लगा है। और इसीलिए इसराइल ने अब अपने एजेंटों को, मोसाद ने अपने जासूसों को ईरान में बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। और जो खबरें आ रही है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। CNN ने एक रिपोर्ट शाये किया है जिसके मुताबिक पिछले 12 दिनों में 700 इसराइल के जासूस ईरान में पकड़े गए हैं। 700 की तादाद कम नहीं होती है। 13 जून से 24 जून तक तकरीबन 12 दिन होते हैं, और 12 दिनों की ये जो लड़ाई चल रही थी, 12 दिनों की जो जंग हुई, इस 12 दिन की जंग में ईरान ने 700 इसराइल के जासूसों को पकड़ा है। और ये तमाम लोग अलग अलग तरह से जासूसी कर रहे थे। कुछ ईरान की आर्मी में मौजूद थे, कुछ पासदारान इनकलाब में अहम कमांडर थे, कुछ अहम शोबों में थे, कुछ इंटेलिजेंस में थे, कुछ दूसरे कामों में कर रहे थे, कुछ मिसाइल के फैक्ट्री में थे, कुछ बम बनाने वाले शोबों में थे, या कुछ दूसरे सरकारी ओहदों पर फाइज थे। और ये तमाम लोग अलग अलग तरीके से मोसाद के कॉन्टेक्ट में थे, मोसाद को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और 700 को गिरफ्तार किया है। अब भी गिरफ्तारी जारी है, अब भी इनके खिलाफ जो ईरान का एक्शन है वो लगातार जारी है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 6 को पिछले दिनों में फांसी भी दी गई है जो इतने बड़े जासूस थे। लेकिन अब भी कितने जासूस ईरान में मौजूद है अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस खातून के बारे में। पिछले दिनों एक वीडियो में तफसील से मैंने बताया था कि फ्रांस की ये यहूदी लेडी किस तरह जर्नलिस्ट बनकर और शिया इस्लाम को अपनाकर ईरान में दाखिल हो जाती है, टॉप लीडर्स तक रसाई हासिल कर लेती है और फिर पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। उस वीडियो में पूरी तफसील मौजूद है। लेकिन एक सवाल बार बार आप सब ने किया कि आखिर इस औरत का अंजाम क्या हुआ, ये पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। तो आगे इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बातचीत करते हैं कि 700 जासूस जो पकड़े गए हैं ईरान में, ये इजराइल के लिए अलग अलग तरह से काम कर रहे थे। कुछ इनमें फ़ौज में शामिल थे, और फ़ौज की जो एक्टिविटी होती थी, फ़ौज की जो हरकत होती थी कि कब किस इलाका को टारगेट किया जाएगा मिसाइल से, तो ये इन्फॉर्मेशन ये लोग इजराइल को दे रहे थे, मोसाद को पहुंचा रहे थे। कुछ इसमें मिसाइल की जो यूनिट है वहाँ तैनात थे, और ये मिसाइल किस तरह का है, ये मिसाइल किस तरह निशाना बनाता है, ये इसका जो नेविगेशन है कब ऑन होता है, इस तरह की अपडेट इन लोगों ने मोसाद को, इजरायली आर्मी को दी थी। कुछ इनमें से जो ईरान के टॉप लीडर्स हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनका जो पर्सनल मोबाइल नंबर था, उसको आम क्या था, इन लोगों ने मोसाद के एजेंटों के साथ, मोसाद के साथ, और उसका भी फ़ायदा उठाया। जैसे कि रिपोर्ट सामने आई है कि 13 जून के हमले में इजराइल ने ईरान के 20 टॉप कमांडर को शहीद कर दिया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद कर दिया। और कैसे उनको शहीद किया, तो अब ये वजह सामने आई है कि उनकी जो लोकेशन लीक हुई थी इस वजह से कि एक फ़र्ज़ी नंबर के ज़रिए टॉप कमांडर्स के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। ये फ़ेक मैसेज था, और जैसे ही इन तमाम कमांडरों ने एक फ़ेक नंबर से या फ़र्ज़ी नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेज को चेक किया तो इनकी लोकेशन मोसाद तक पहुंच जाती है, इसराइल तक पहुंच जाती है। और उसके बाद इसराइल ने इनकी एक एक लोकेशन को ट्रैक कर लिया कि इनमें से कौन कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ पर मौजूद है।
कौन किस बिल्डिंग में है, किस फ्लोर पर है, कौन अंदर ग्राउंड है, कौन किस दफ्तर में है, और इस तरह तमाम टॉप कमांडर को इजराइल ने एक ही रात के हमले में शहीद कर दिया। सिर्फ फाइटर प्लेन से आकर के वहाँ पर बम नहीं गिराया था ईरान ने, बल्कि माफ़ कीजिएगा इजराइल ने, बल्कि इजराइल ने यह किया था कि वहाँ बम भरकर गाड़ियों को रख दिया था। खुदकुश धमाके वहाँ पर कराए गए थे, कई बाइक में ऑटोमेटिक बम को रख दिया गया था और वो सब धमाका हुआ, इन सब की हलाकत हुई। तो इस तरह पूरी प्लानिंग की थी मोसाद ने, और 700 पकड़े गए हैं सिर्फ 12 दिनों में। मज़ीद गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, कुछ इसमें अफ़गान के शहरी भी शामिल है, ख़बर आ रही है कि कुछ इंडिया के लोग भी जासूसी में शामिल हैं, लेकिन जो अक्सरियत है वो ईरानियों की ही है। और मोसाद का जो सबसे मजबूत नेटवर्क है वो ईरान में ही मौजूद है, और लगातार मोसाद ने ईरान के टॉप लीडर्स को, टॉप कमांडर्स को शहीद किया है, लेकिन अब भी ईरान उस पर काबू नहीं पा सका। जुलाई 2024 में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत भी तेहरान में हुई थी, और उनकी जो लोकेशन है वो भी पासदारान इनकलाब के एक कमांडर की तरफ से लीक की गई थी, क्योंकि शेख इस्माइल हनिया को पासदारान इनकलाब का तेहरान में जहां हेड क्वार्टर है वहां के गेस्ट हाउस में महफूज मकाम पर ठहराया गया था। उसके बावजूद शेख इस्माइल हनिया की शहादत जो लोकेशन है वो लीक हो जाती है, और वहां पर बम ब्लास्ट होता है, उनके रूम में एक बम को रखा जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है और उनकी शहादत हो जाती है। तो ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन बिल्कुल अंदर से लीक हो जाती है, और पासदारान इनकलाब जो है ईरान की सबसे टॉप आर्मी मानी जाती है, जिनके बारे में यह है कि वो देश के लिए, वतन के लिए, ईरान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार हैं। और ये अलग आर्मी बनाई जाती है आम या रिवायती आर्मी से हट करके, लेकिन वहाँ भी जासूस पाए जा रहे हैं, और इसके लिए ईरान को इस पर काबू पाना होगा। पिछले दिनों कई वीडियो में मैंने बताया कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जा रही थी जिस पर जो मिसाइल था या उन गाड़ियों पर जो ड्रोन थे वो ईरानी आर्मी के ड्रोन नहीं थे, बल्कि वो ड्रोन इसराइल के थे जो ईरान में गाड़ियों पर पहुंचाए जा रहे थे। कहां पहुंचाया जा रहा होगा आप अंदाज़ा लगाइए। इसी तरह एक वर्कशॉप मिला जहां ड्रोन को असेंबल किया जा रहा था, और वो जो वर्कशॉप था मोसाद का था, इसराइल का था। इसी तरह ईरान की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का सुराग लगाया। जब अंदाज़ा लगाया, उसकी पूरी तफ्तीश हुई, सच्चाई सामने आई, तो पता चला कि जो मिसाइल यहाँ पर बन रहा था वो ईरान का नहीं बन रहा था, बल्कि इसराइल का मिसाइल बन रहा था। यानी ईरान की सरजमीन पर इसराइल मिसाइल बना रहा था ईरानियों को मारने के लिए, ईरान की आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ जो काम करने वाले थे उनको अंदाज़ा ही नहीं लग सका कि जो मिसाइल बन रहा है या यहाँ जो हथियार बन रहा है, इन हथियारों का ताल्लुक़ ईरान से नहीं बल्कि किसी और मुल्क से है। तो इतनी ईमानदारी के साथ, कह लीजिए इतनी बारीकी के साथ और इस तरह एहतियात करके मोसाद की तरफ से जासूसी की जाती है जिसका ईरान को अंदाज़ा नहीं लग सका। और ये जो लेडी आप देख रहे हैं इसका नाम है कैथरीन पेरेज़ शेगडम। ये फ्रांस के एक यहूदी घराने में पैदा होती है और फिर ये जासूसी के लिए निकल जाती है। इसने 3 किताबें लिख दी जिससे शियों को यकीन हो गया कि ये सच्ची पक्की मुसलमान बन चुकी है और बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद है। और फिर इसने जर्नलिज़म के नाम पर टॉप लीडर्स का इंटरव्यू किया, शेख इस्माइल हनिया से मुलाकात की, 2017 में ईरान के साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू कर लिया, और तमाम जो अहम रहनुमा हैं उनके घर ये पहुंच जाती है, उनकी ख़वातीन तक ये पहुंचती है, उनके जो बेडरूम है वहाँ तक ये रसाई हासिल कर लेती है। उन ख़वातीन के ज़रिए इन्होंने उन रहनुमाओं के बारे में सारी बातें जान ली। औरत बन करके इसने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की, क्योंकि जब 2 औरतें एक साथ मिलती है और वो अपने आप को उसके हम ख्याल ज़ाहिर करती है तो पर्सनल बातें शेयर हो जाती है, कई सारी शिकायतें सामने आ जाती है। तो इस तरह तमाम चीज़ों को कैथरीन पेरेज़ शेगडम ने हासिल कर लिया, तमाम इन्फॉर्मेशन को इसने जान लिया। और उसके बाद 2021 में ही ये ईरान से बाहर निकल जाती है, फ्रांस जाती है और वहाँ जा कर के ये ऐलान करती है कि मैं यहूदी हूँ और मैं मोसाद का एजेंट बन कर के तेहरान में गई थी। तो 2021 में ही ये ईरान को छोड़ देती है और ये महफूज है, ये फ्रांस में मौजूद है। इजराइल लगातार ये जाती रहती है, मोसाद के एजेंट के तौर पर ये भी काम कर रही है और ये शक्ल जो है बदल लेती है, ये अपना कल्चर बदल लेती है। वहाँ जर्नलिस्ट बन करके गई थी, वहाँ कुछ और बदल लेगी। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह ये मुस्लिम औरतों के साथ है, हिजाब और बुर्का में है और इस्लाम के बारे में
पूरी जानकारी के साथ अच्छे अंदाज में बात करती है कि ये जासूसों की ख़ास ट्रेनिंग होती है और इतना बड़ा इसने नुकसान पहुंचाया। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2021 में ही उसने ईरान को छोड़ दिया था, और टाइम्स ऑफ इसराइल में, जो इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है, वहाँ एक आर्टिकल लिख करके इसने अपने बारे में बताया था कि वो मोसाद की एजेंट बन करके ईरान में गई थी। वो यहूदी ही है, उसने यहूदियत को छोड़ा नहीं है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिलीफ इसराइल का, हम इसराइल में यकीन करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इन दिनों ये डायरेक्टर है। और कैसे सहयूनियत को दुनिया भर में फ़रोग़ मिले, उसकी हिमायत बढ़े, उस एजेंडे पर भी ये लेडी काम करती है। तो बहरहाल ये इस वक्त सेफ़ है, इसको पकड़ा नहीं गया है और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के बाहर जा चुकी थी। और जब इसके बारे में सच्चाई का पता चला ईरान की हुकूमत को, तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसने बहुत बड़ा जासूसी का जाल बिछा दिया था। अब एक और ख़बर देखिए, अल जज़ीरा ने खबर शाये की है कि ईरान में 3 जासूसों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। इससे पहले भी कई को फांसी दी गई थी। तो एक ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल में जंग चल रही है और ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि लगातार जासूसों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो, पकड़ा जाए और उन्हें सज़ा दी जाए, ईरान ने बुध की सुबह 3 अफराद को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी दे दी है। अदलिया से मुंसलिक न्यूज़ वेबसाइट मीज़ान ऑनलाइन के मुताबिक इन अफराद को अरूमिया जेल में सज़ाए मौत दी गई, जो तुर्किया की सरहद के करीब है। इल्ज़ाम है कि इन्होंने इजराइल के साथ मिलकर क़त्ल गारत गिरी का सामान मुल्क में असम्बल किया और खुदा के ख़िलाफ़ जंग और ज़मीन पर फसाद जैसे जराइम के मुर्तकिब हुए। ईरान ने 13 जून को इजराइल की जानिब से हमलों से अब तक कम अज़ कम 6 मुश्तबा अफराद को मोसाद से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में फांसी दे दी है। 700 से ज़्यादा गिरफ़्तार हो चुके हैं। इधर एक और ख़बर है, और इस खबर का जो ताल्लुक़ है गज़ा पट्टी से है, हमास से है, क्योंकि ईरान और इजराइल में जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला अभी तक जारी है, जेनोसाइड जारी है। ऐसे में अब ख़ुद इसराइल से आवाज़ें उठने लगी है कि वहाँ भी सीज़ फायर हो, जो होस्टेज हैं हमास के हाथों में उनको रिहा कराया जाए। मेजॉरिटी ऑफ इसराइलीज़ वांट डील विद हमास। तो जो इसराइल की अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी अवाम है, अल जज़ीरा ने खबर शाये की है, वो यही चाहती है कि अब हमास के साथ भी डील हो, हमास के साथ भी मुआहदा हो, वहाँ भी जंगबंदी हो और इसराइल का हमला जो गज़ा पट्टी पर जारी है वो बंद होना चाहिए। जो कैदी, जो होस्टेज हमास के हाथों में हैं, उनको वापस बुलाया जाए। ये यरूशलेम पोस्ट ने एक सर्वे कराया है, पोल कराया है, और उसके मुताबिक 62% ऑफ जो इजराइलीज़ हैं वो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट डील करे हमास के साथ और कैप्टिव को या जो कैदी हैं, जो होस्टेज हैं, उनको लाया जाए। तो ये जो ख़बर है, जो सच्चाई है, सामने आ रही है और इस जंग के ख़िलाफ़ तकरीबन अब इजरायली अवाम भी हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि जब ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर की, जंगबंदी की बातचीत हुई, तो इस दौरान ईरान ने यह शर्त नहीं लगाई कि इजराइल को गज़ा पट्टी पर अपना हमला बंद कर देना चाहिए।